हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 की, जिसमें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहतरीन मॉडल पेपर करवा रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो जरूर देख लेना। आज है दोस्तों मॉडल पेपर 5। इसमें हम आपको 25 एमसीक्यू करवाएंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। आगामी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि आपके अप्रैल में होने वाली है, अब समय भी दोस्तों कम रह गया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। इन क्लासेस को देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको टॉपिक वाइज भी कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है। ऑलरेडी दोस्तों हमने क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं। इसके अलावा आगे भी दोस्तों आपको गाइडेंस क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन आपको दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि अब दोस्तों जो समय है वो पढ़ने का आ रहा है। कुल मिलाकर 3 महीने दोस्तों आपके पास रह गए हैं, तो इन 3 महीनों को आपने पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप स्क्रीनिंग परीक्षा निकालते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी होगी। साथ साथ ही दोस्तों दोनों प्रिपरेशन को लेकर चले। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे मॉडल पेपर पार्ट नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? When was the Right of Education Act passed? ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब दोस्तों पारित हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका 2009 में दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में दोस्तों आपका पारित हुआ था। अगर 26 अगस्त 2009 की बात करें, एग्जैक्ट डेट है, इसके बाद गजट में दोस्तों आपके 27 अगस्त 2009 को आया था। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, ये आपका 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको 1 से लेकर 8 तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों प्रावधान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक रहेगा प्रवक्ता स्क्रीनिंग में। इसको आपने दोस्तों बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद दोस्तों आरटी एक्ट 2009 में दोस्तों पारित हुआ। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण देश में दोस्तों ये आपका लागू हुआ था। इसको आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। इसमें आपके 38 उपधाराएं हैं, ये भी आपने दोस्तों ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो 38 धाराएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, एनकेसी? नेशनल नॉलेज कमीशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित समाज का निर्माण यानी कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, या फिर स्वास्थ्य सुधार, हेल्थ इंप्रूवमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान आधारित समाज। ज्ञान आधारित समाज दोस्तों इसका मेन कंपोनेंट था। देखिए दोस्तों, अगर आप याद रखेंगे तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसका गठन दोस्तों हुआ था 13 जून 2005 को। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। 4 किस्तों में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 2006, 7, 8 और 9। अंत में दोस्तों इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2009 को दोस्तों प्रस्तुत करी थी। उस समय पर दोस्तों जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनको लगा कि पूरे वर्ल्ड में इस समय पर जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से हमारे जो देशवासी हैं इनको नॉलेज यानी कि हर सेक्टर की नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, यानी कि ज्ञान आधारित समाज का निर्माण किया जाए। इसके लिए ही दोस्तों इन्होंने इस आयोग यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन दोस्तों किया था। इसके अध्यक्ष दोस्तों उस समय पर सैम पैत्रोदा दोस्तों बनाए गए थे। इसको आपने दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उच्च शिक्षा के पुनर्गठन में सुझाव देने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? विच इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म टू गिव सजेशन फॉर रीऑर्गेनाइजिंग हाई एजुकेशन? सो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सेडलर कमीशन, रूसा, या फिर राधाकृष्णन कमीशन? तो उच्च शिक्षा के पुनर्गठन पे सुझाव के लिए दोस्तों राधाकृष्णन कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था। 1948 में दोस्तों इसका गठन किया गया था, और 1949 पे दोस्तों राधाकृष्णन आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों ये उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इस कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत का ये पहला शिक्षा आयोग है जो कि उच्च शिक्षा में पुनर्गठन हेतु इसको गठित किया गया था। तो राधाकृष्णन आयोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एक टॉपिक। इसके बाद विद्यालय में लचीला शेड्यूल प्रदान करने का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल शेड्यूल इन स्कूल? छात्रों की भागीदारी में कमी होती है, छात्रों को व्यक्तिगत और शैक्षणिक गतिविधियों में संतुलन बनाने में मदद मिलती है, शिक्षकों का बोझ बढ़ता है या फिर पाठ्यक्रम की जटिलता बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर फ्लैक्सिबल शेड्यूल अगर रहेगा विद्यालय में तो क्या होगा? ये सभी दोस्तों आपके नेगेटिव स्टेटमेंट है। ए वाला नेगेटिव है कि छात्रों की भागीदारी में कमी आएगी, शिक्षकों का बोझ बढ़ेगा और पाठ्यक्रम की जटिलता बढ़ेगी। दोस्तों ये सभी नेगेटिव है। अगर विद्यालय का शेड्यूल अगर लचीला रहेगा तो ऐसे में दोस्तों जो छात्र हैं उनको व्यक्तिगत और शैक्षणिक गतिविधियों में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स बैलेंस पर्सनल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे दोस्तों, कोठारी आयोग के, ये आयोग होगा, कि वित्त संबंधी सुझावों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रिलेटेड सजेशन ऑफ कोठारी कमीशन, यानी कि फाइनेंस रिलेटेड जो जो इन्होंने सजेशन दिए थे उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई शिक्षा के लिए कम से कम 6% बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके बाद आय के स्रोत बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए, राज्य सरकार को प्रत्येक क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार दिया जाना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जो कोठारी आयोग है इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इस आयोग का गठन दोस्तों देश की समग्र शिक्षा पर विचार करने के लिए गठित दोस्तों ये किया गया था। ओके 1964 में दोस्तों इसका गठन किया गया था और 1966 में इन्होंने अपनी दोस्तों रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने दोस्तों जो फाइनेंस रिलेटेड जो सजेशन दिए थे उसमें इन्होंने यही बोला था कि भाई जो शिक्षा है उसके लिए कम से कम 6% बजट का प्रावधान होना चाहिए। ओके क्योंकि उस समय पर शिक्षा के लिए जो बजट है वो बहुत कम दिया जा रहा था। इन्होंने बोला कि आय के स्रोत जितने हो सके उतने बढ़ाए जाने चाहिए, व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को प्रत्येक क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार देने के बजाय इन्होंने बोला था कि जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है, जैसे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, तो यहाँ पर दोस्तों इसको प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार देने की दोस्तों इन्होंने बात करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, 6 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए या फिर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, यानी कि यूईई को प्राप्त करना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो अभियान है दोस्तों आपका 2001 में दोस्तों स्टार्ट हुआ था। 2001 से दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ था और ये जो अभियान था दोस्तों आगामी 2010 तक के लक्ष्य को दोस्तों निर्धारित कर रहा था, यानी कि 2010 तक दोस्तों यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना है, इस टारगेट को दोस्तों लेकर ये चल रहा था। लेकिन किसके लिए? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा उपलब्ध करवानी है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन को उपलब्ध करवाना है। ओके तो यूईई 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए दोस्तों ये प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दोस्तों ये अभियान को चलाया गया था। इसके बाद शिक्षा द्वारा मूल्य का उन्नयन किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि शिक्षा के द्वारा मूल्य का उन्नयन किया जा सकता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? केवल बौद्धिक विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, आर्थिक विकास या फिर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इनहेंसिव कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखिए शिक्षा के द्वारा मूल्यों का उन्नयन किस प्रकार से किया जा सकता है? जब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। ओके सो शिक्षा द्वारा मूल्य का जो उन्नयन है दोस्तों ये ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
या फिर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, तो जब शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा, उसी से ही मूल्यों का उन्नयन किया जा सकता है। ओके, तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो अपने आप ही दोस्तों जो वैल्यूज हैं वो डेवलप होंगी। ओके, अगला देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? यूजीसी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूजीसी, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष। ओके, तो यूजीसी की दोस्तों हम बात करें तो यूजीसी के अध्यक्ष का दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी के स्ट्रक्चर में दोस्तों आप देखें तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, बाकी दोस्तों 10 अन्य सदस्य दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वो हैं एम जगदीश कुमार। इसको याद रखेंगे दोस्तों, एम जगदीश कुमार, ये दोस्तों इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी हम बात करें तो इसका दोस्तों पहले इसको विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से दोस्तों जाना जाता था, जो कि सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर 1945 पर आपका गठित हुआ था। बाद में दोस्तों जब राधाकृष्णन आयोग आया 1948 में, उन्होंने दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कन्वर्ट करने की सिफारिश दी, और उसी के क्रम में दोस्तों 1953 में इसको दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन दोस्तों किया गया था। ओके, और उस समय पर जो शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, अब जब 1953 में दोस्तों इसका जो गठन किया गया था तो पहले इसके अध्यक्ष बने थे शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन 1953 के बाद इसको दोस्तों संपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई 1956 में। 1956 में बेसिकली इसका एक्ट दोस्तों बन गया यूजीसी एक्ट। ओके, तो 1956 में दोस्तों इसको सांविधिक निकाय के रूप में, सांविधिक निकाय के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में दोस्तों इसको स्थापित किया गया। अब सांविधिक निकाय के रूप में दोस्तों जब इसको स्थापित किया गया तो उस समय पर दोस्तों जो इसके अध्यक्ष बने वो बने सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद के दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष है। औपचारिक रूप से दोस्तों जब इसका गठन हुआ था तो इसके जो अध्यक्ष थे वो शांति स्वरूप भटनागर थे। इतने सारे फैक्ट्स दोस्तों हमने आपको यहाँ पर बता दिए। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? Which of the following is not included in the main function of NCERT? तो पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, विश्वविद्यालयों का संचालन करना, या फिर शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च। एनसीईआरटी दोस्तों, जो एनसीईआरटी है ये बेसिकली हमारे दोस्तों जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के दोस्तों उत्थान के लिए, उसमें रिसर्च के लिए, उसके जो टीचर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए दोस्तों बेसिकली ये उत्तरदायी है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय दोस्तों इसके दायरे में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय का दोस्तों जो संचालन है वो एनसीईआरटी के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। एनसीईआरटी का गठन दोस्तों सितंबर 1961 में दोस्तों उसमें किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जो एनसीईआरटी है उसमें विश्वविद्यालयों के संचालन है वो इसके अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है। इसके लिए उत्तरदायी दोस्तों जो संस्था है वो हमने पहले ही बोला कि इसमें यूजीसी है, ठीक है, और अंतर विश्वविद्यालय जो परिषद है दोस्तों वो एक तरह से इसमें काम कर सकते हैं। तो इंटर यूनिवर्सिटी इंट IUAB, ठीक है ना, तो ये दोस्तों इसमें काम करते हैं। बेसिकली यूजीसी दोस्तों क्या है, जो एज अ रेगुलेटरी बॉडी दोस्तों वहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में विश्वविद्यालयों के संचालन का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन? छात्रों को डराना, सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बनाना, केवल नियमों का पालन कराना, या फिर छात्रों को एकत्र करना। तो कक्षा अनुशासन का मेन उद्देश्य दोस्तों क्या है? जब आपकी कक्षा डिसिप्लिन रहेगी तो क्या होगा? तो सीखने के लिए दोस्तों सकारात्मक माहौल बनेगा, यानी कि क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग। तो यही दोस्तों आपका कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीईआरटी की स्थापना किस संस्थान के आधार पर की गई? बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की स्थापना किस संस्थान के आधार पर की गई?
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो एनसीईआरटी की स्थापना है इस संस्थान के आधार पर की गई थी, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिकली जब एनसीईआरटी की दोस्तों स्थापना की गई थी सितंबर 1961 में, तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों NIBE, यानी कि राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, आप इसको बोलेंगे डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय। ओके, इसके अलावा शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, ओके, यानी कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो। इसके अलावा राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य संस्थान, ओके, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्स्ट बुक्स ब्यूरो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स ब्यूरो। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है दोस्तों इन 5 संस्थानों को मिलाकर की गई थी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, इसके अलावा राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य संस्थान और टेक्स्ट बुक ब्यूरो। इन 5 को दोस्तों मिलाकर एनसीईआरटी की दोस्तों स्थापना की गई थी, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान है उनमें इन 4 का मर्जर किया गया और फिर उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना की गई। तो आप दोस्तों इस फैक्ट्स को ध्यान में रख सकते हैं। तो सितंबर 1961 में 1 सितंबर 1961 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ओके, सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ई गवर्नेंस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रमुख है? भारत में ई गवर्नेंस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रमुख है, आपने बताना है। व्हाट प्लेटफॉर्म इज प्रोमिनेंट फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? माई गवर्नमेंट, फेसबुक, ट्विटर या फिर लिंक्डइन। ओके, तो भारत में दोस्तों अगर ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ई गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों माई गवर्नमेंट। ओके, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है दोस्तों? जितनी भी सरकारी आपके कार्य हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना, यही दोस्तों आपका क्या है, ई गवर्नेंस। इसको बेसिक भाषा में हम समझ सकते हैं। आपको आधार कार्ड बनाना है, आपको पैन कार्ड बनाना है, आपको रेलवे का टिकट बुक करना है, आपको यूकेपीएससी का फॉर्म भरना है, यूकेट्रिपलएससी का फॉर्म भरना है, ओके, या आपको कोई भी सरकारी सुविधा लेनी है, चाहे आपको अपने टेलीफोन का बिल भरना है या फिर आपको अपने बिजली का बिल भरना है, तो आप आज के समय में उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है, आपका पैसा भी बचता है और जो कार्रवाई है वो त्वरित रूप से होती है, यानी कि तुरंत आपका काम हो जाता है, आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो जितनी भी ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवाना, ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, यही दोस्तों ई गवर्नेंस कहलाता है। तो इसमें जो माई गवर्नमेंट है या माई GOV है, ये दोस्तों आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, ये सभी आपके ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितनी प्रतिशत छात्राओं को शिक्षा प्राप्त कराने का लक्ष्य है? What is the target of providing education to what percent of girls students under सर्व शिक्षा अभियान? 30%, 50%, 100%, 75%। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों 100% छात्राओं को शिक्षा प्राप्त कराने का लक्ष्य है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जब शुरू हुआ था दोस्तों, तो 2002 से लेकर 2007 में स्पेसिफिकली दोस्तों जो स्त्री यानी कि लड़कियां हैं
उनका नामांकन एनरोलमेंट बढ़ाने का दोस्तों प्रयास किया गया स्कूल में, और काफ़ी हद तक दोस्तों ये सफल भी रहे। ठीक है, इसमें जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका आवास योजना दोस्तों चलाई गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दोस्तों यहाँ पर खोले गए उसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें कोशिश ये करी गई कि जो छात्राएं, क्योंकि छात्राएं कहीं ना कहीं छात्रों से पिछड़ रही थी, तो कोशिश ये था कि उनका एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, उनका नामांकन बढ़ाया जाए। ना सिर्फ नामांकन बढ़ाना था स्कूलों में, साथ ही साथ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना था, अच्छे योग्य शिक्षक प्रोवाइड करवाने थे, पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी सही करना था। ये सभी दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के दोस्तों उद्देश्य थे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए था, तो गर्ल्स एजुकेशन इज मस्ट एंड 100% जो छात्राएं हैं इनको शिक्षा प्राप्त कराने का लक्ष्य रखा गया। अगला देखेंगे, छात्रों में प्रभावी समस्या समाधान कौशल विकास के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। यानी कि अगर आप छात्रों में समस्या समाधान कौशल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा कंपोनेंट आवश्यक है। जब किसी छात्र को परेशानी हो तुरंत समाधान उपलब्ध करवाएं, चरणों को समझने की बजाय याद रखने को प्रोत्साहित करें। इसके अलावा निर्देशित खोज और अन्वेषण की सुविधाएं प्रदान करें, या फिर निराशा से बचने के लिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं से बचना चाहिए। तो आप अगर किसी बच्चे में समस्या समाधान कौशल का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप उसको निर्देशित खोज और अन्वेषण की सुविधा प्रदान करें। ओके, जिससे जो छात्र है वो एक खोजी के रूप में कार्य करे। इसमें निर्देशित खोज का अर्थ ये है कि आप उसको गाइड करेंगे, आप उसको बताएंगे कि करना क्या है, उसके बाद वो क्या करेगा, एक खोजी के रूप में स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट इफेक्ट पड़ता है और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। सो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, उच्च शिक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा शुरू करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। हु सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राधा कृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि IUEC। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों इसका सुझाव दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि राधा कृष्णन दोस्तों आयोग। राधा कृष्ण आयोग, जिसको कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, तत्कालीन उच्च शिक्षा की कमियों को दोस्तों इन्होंने उजागर किया, और खासकर जो परीक्षा प्रणाली है उस पर भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी प्रश्न उठाए, क्योंकि तत्कालीन जो परीक्षा प्रणाली थी वो बिल्कुल गलत थी। उससे इन्होंने माना कि छात्रों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, और इसलिए इन्होंने जो परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ शुरू करने की पहल उठाई, यह सुझाव दोस्तों इन्होंने दिया। तो उच्च शिक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू करने का सुझाव राधा कृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया। इसके बाद अगला देखेंगे, शिक्षण कौशल में टीचिंग स्किल में प्रश्न पूछने की तकनीक का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक्स इन टीचिंग स्किल्स। केवल छात्रों को परेशान करना, छात्रों की सोच को, सोचने की क्षमता को बढ़ाना, समय बर्बाद करना, या फिर पाठ्यक्रम से भटकाना। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर बी आपका पॉजिटिव है। तो छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना ही आपका प्रश्न पूछने की तकनीक का महत्व लेकर आता है। टीचिंग स्किल्स की दोस्तों हम बात करते हैं, तो टीचिंग स्किल्स क्या होता है दोस्तों, जब हम अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर कई सारे शिक्षण कौशलों का दोस्तों विकास होता है। इसके लिए खासकर दोस्तों जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वहाँ पर हम अपने अंदर कई सारे शिक्षण कौशलों का डेवलपमेंट करते हैं, जिससे कि आपका जो अध्यापन कार्य है वो इफ़ेक्टिव हो पाता है, या आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो पाती है। तो उसके लिए कई प्रकार के जो कौशल हैं उनका विकास करना आवश्यक है, या उनका आना आवश्यक है। ओके, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग शिक्षण कौशल के प्रकार बताए गए हैं। किसी के द्वारा 14 बताए गए हैं, किसी के द्वारा 18, किसी के द्वारा 21। तो ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे कि माइक्रो टीचिंग के जो जन्मदाता हैं वो हैं एलन
तो एलन और रियान के द्वारा दोस्तों 14 शिक्षण कौशलों की सूची दोस्तों तैयार की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों रह जाती है। तरह तरह के आपके टीचिंग स्किल्स होते हैं, हमने टीचिंग स्किल्स की भी दोस्तों आपको क्लास प्रोवाइड करवाई, जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा दोस्तों मिलने वाला है। तो छात्रों में सोचने की क्षमता को बढ़ाना, ये बेसिकली प्रश्न पूछने की तकनीक का महत्व है, क्योंकि जब आप दोस्तों प्रश्न पूछेंगे तो इससे जो छात्र हैं वो सोचने पर दोस्तों मजबूर हो जाते हैं। जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो उससे दोस्तों बेसिकली ये भी एक चीज आती है निकल के, जब प्रस्तावना देते हैं तो आप उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं, उनको कितना आता है ये दोस्तों पता लगता है। तो इसलिए छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करना या सोचने की क्षमता को विकसित करना। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रशासन के विकेंद्रीकरण का उल्लेख किस भाग में किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, ठीक है ना। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986, यहाँ पर हम बात करेंगे कि विच पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बीन मेंशन्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वें भाग में बोला गया है कि एक्चुअली जो शिक्षा का प्रबंध है उसकी दोस्तों बात की गई है। 10वां भाग दोस्तों शिक्षा के प्रबंध से दोस्तों जुड़ा हुआ है और इसमें प्रशासन के विकेंद्रीकरण की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। इसमें बोला है कि जो राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा होनी चाहिए, यानी कि इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए। ऐसी राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा यानी कि स्टेट एजुकेशन सर्विस की दोस्तों बात करी है। जिला स्तर पर दोस्तों इन्होंने जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात की है। इसके बाद ही दोस्तों फिर जो DIET है उनकी दोस्तों स्थापना हुई है। इसके बाद जो आपका शिक्षा है, शिक्षा पर 6% व्यय करने की भी दोस्तों इन्होंने बात की गई है। तो यहाँ पर दोस्त सकते हैं दोस्तों कि जो प्रशासन का विकेंद्रीकरण है इसका उल्लेख दोस्तों 10वें भाग में किया गया है। हम बात करेंगे दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1968 के बाद दोस्तों 1979 भी एक पॉलिसी आई थी, उसके बाद फिर दोस्तों 1986 आई थी। तो 1986 पे दोस्तों आपका 1968 का ही पूरा पूरा दोस्तों प्रभाव है। 1986 दोस्तों वन ऑफ एक ऐसी पॉलिसी है दोस्तों जिसमें आपका बेसिकली ये बताया गया कि हम क्या क्या करेंगे और उसके बाद उनको कैसे करेंगे वो भी दोस्तों इसमें बताया गया। ये वन ऑफ द एक अपने आप में एक दोस्तों एक स्पेशल दोस्तों पॉलिसी है 1986। अब 1986 का दोस्तों जब ये दस्तावेज दोस्तों आया था तो ये दोस्तों आपका मई 1986 में ये जब इसका दस्तावेज दोस्तों रखा गया तो ये 12 भागों में दोस्तों आपका विभाजित है। तो 12 भागों में से दोस्तों आपके 4 भाग यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद फिर दोस्तों कुछ समय बाद इसका प्लान ऑफ एक्शन नाम से भी दस्तावेज आया जिसमें बताया गया कि इसको कैसे किएंगे। मई 1986 में दोस्तों इसकी घोषणा हुई और फिर उसके बाद नवंबर 1986 में इसका प्लान ऑफ एक्शन का दस्तावेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम जो भी हमने मेंशन किया है पहले दस्तावेज में उन कार्यों को किस तरह से पूरा करेंगे, उसकी पूरी विस्तृत योजना दोस्तों प्रस्तुत की गई। तो ये 24 भागों में दोस्तों प्रेजेंट है। अगर हम बात करें जैसे कि तीसरा भाग है तो तीसरे भाग में दोस्तों हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में दोस्तों बताया गया है कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए। 10+2+3 के बारे में दोस्तों यहाँ पर बोला गया है। ऐसी जो चौथा भाग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समानता के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के बारे में दोस्तों बात की। 10वें भाग में तो मैंने आपको पहले बता दिया कि शिक्षा के प्रबंध के बारे में बात की गई है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों जो आपका 11वां भाग है, 11वें भाग में दोस्तों संसाधन और समीक्षा के बारे में बात की गई है, यानी कि रिसोर्सेज एंड रिव्यू की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। हर पॉलिसी का 5 वर्ष के बाद दोस्तों रिव्यू किया जाएगा। इसका अर्थ यही होता है संसाधनों को जुटाया जाएगा और इसके बाद समीक्षा की जाएगी कि हमारी जो पॉलिसी है 1986 वाली वो 5 साल के बाद उसने कितना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही, कितना असफल रही, यानी कि उसका रिव्यू किया जाएगा। इससे संबंधित दोस्तों आपका 11वां भाग है, इसको जरूर आप पढ़ें, बहुत अच्छा आपका ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल कॉलेज कमीशन ने कक्षा 1 से किस कक्षा से अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाने की मांग की। तो किस कक्षा से मांग की दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, कक्षा 1 से दोस्तों इन्होंने बोला था कि कक्षा 1 से ही दोस्तों जो अंग्रेजी है इसको भाषा के रूप में पढ़ाए जाने की बात इन्होंने यहाँ पर करी थी। ओके,
तो एज ए लैंग्वेज अंग्रेजी को इन्होंने कक्षा 1 से ही पढ़ाए जाने का दोस्तों इन्होंने बात करी थी, क्योंकि नेशनल नॉलेज कमीशन का दोस्तों जो गठन किया गया था वो इसलिए किया था कि हमारे जो समाज है, हमारे भारतीय समाज को ज्ञानवान बनाना है। अब ज्ञानवान बनाना है तो जो ज्ञान ज़्यादातर अवेलेबल है उसके लिए अंग्रेजी को दोस्तों इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि अंग्रेजी में ही बहुत सारी जो बुक्स थी वो अवेलेबल थी, और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान चाहिए तो उसके लिए अंग्रेजी को बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर माना गया था। तो इसलिए कक्षा 1 से ही इन्होंने अंग्रेजी को एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने की बात की। फिर इन्होंने बोला कि भाई किसी अन्य विषय को कक्षा 3 से अंग्रेजी के रूप में पढ़ाया जाएगा, यानी कि कोई जो सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इस तरह के दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए थे। तो नेशनल नॉलेज कमीशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद अगला देखेंगे, आधुनिक जीवन शैली शिक्षा में मूल्य के ह्रास का एक कारण किस प्रकार है। जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जो शिक्षा में मूल्य का ह्रास जो हो रहा है उसका एक कारण किस प्रकार है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल इज लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज एंड एजुकेशन। व्हाट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन, आपने बताना है। तो देखिए, यह छात्रों को शारीरिक शिक्षा और खेलों में सक्रिय बनाती है, यह भौतिकवाद और आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है, यह छात्रों को समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है, यह नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करती है। हमें बताना है कि मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है उसका कारण क्या है। देखिए, ए वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल पॉजिटिव है, इससे तो आपके मूल्यों का दोस्तों उन्नयन ही होगा। इसके बाद जो सी है, डी है दोस्तों, ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव हैं। समाज सेवा की ओर को प्रेरित करती है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समाज में जो स्वीकृत नियम सिद्धांतों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हीं से आपका व्यवहार आपका निर्देशित हो रहा है। यही दोस्तों मूल्य ही तो होते हैं। इसके अलावा नैतिक मूल्यों के प्रति अगर आपके अंदर जागरूकता पैदा हो रही है, यानी कि आप उसको भावनात्मक रूप से अपने अंदर उतार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप में मूल्यों का डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बिल्कुल आपका नेगेटिव है। यही दोस्तों हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, यानी कि भौतिकवाद और आत्म केंद्रित प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है, यानी कि इट प्रमोट मैटरलिज्म एंड सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी। आत्म केंद्रित का मतलब है अपने बारे में ही दोस्तों हम सोचते हैं। भौतिकवाद यानी कि भोगी ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, योगी कम रह गए हैं। भोगा हमें मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके उपभोग से ज्यादा मतलब रह गया है। तो यहाँ पर जो भौतिकवाद और आत्म केंद्रित प्रवृत्ति इनको बढ़ावा देती है हमारी आधुनिक जीवन शैली, और इससे ही हमारा क्या है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद अगला देखेंगे, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विचार संप्रेषण की एक विधि है, इसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज बाय विच, कैसे विचार संप्रेषित किए जाते हैं। सरल विचार, अत्यंत कठिन विचार, सामान्य विचार, सभी प्रकार के विचार। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अत्यंत कठिन विचार होते हैं दोस्तों उसको आप कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मदद से दोस्तों भेजते हैं, ताकि जो बच्चा है उसको लिए वो आसानी रहे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, संचार के सिद्धांत में शोर का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइज इन द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण को सही रूप से समझना, संदेश में बाधाएं जो संप्रेषण को विकृत करती हैं, केवल शारीरिक शोर या फिर संदेश की प्रक्रिया। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी हम दोस्तों संप्रेषण की प्रक्रिया को दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो इसमें दोस्तों एक होता है संप्रेषणकर्ता जिसको हम बोलते हैं सेंडर, और दूसरा जो छोर होता है दोस्तों वो होता है रिसीवर। अब जो सेंडर होता है दोस्तों, जब सेंडर कोई संप्रेषण को संप्रेषित करता है तो दोस्तों बीच में क्या होता है, एक माध्यम, किसी ना किसी माध्यम से दोस्तों वो उसको प्रेषित करता है। ओके, और रिसीवर है दोस्तों उसको क्या करता है, रिसीव करता है। अब इसके बीच में भी दोस्तों कई चीजें आती हैं, जैसे कि पहले इसमें एनकोडिंग आता है, यानी कि संदेशों को कूटबद्ध करना। उसके बाद फिर दोस्तों वो माध्यम से भेजेगा, फिर ये यहाँ पर इसको डिकोड करेगा, फिर इसको रिसीव करेगा, एंड देन दोस्तों यहाँ पर ये फीडबैक इसको प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो दोस्तों पूरी तरह से साइक्लिक होती है, लेकिन सामान्य शब्दों में समझे तो संदेश कर्ता, माध्यम एंड देन रिसीवर। आप दोस्तों इस तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। लेकिन जब ये माध्यम में कोई भी आपका जब संदेश ट्रेवल कर रहा होता है तो बीच में दोस्तों आपका शोर भी हो सकता है, यानी कि एक तरह से संप्रेषण में बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, अब संप्रेषण में बाधाएं दोस्तों कुछ भी हो सकती है, आपकी फिजिकल बैलेंस भी, या फिजिकल कोई भी बैरियर दोस्तों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइट
पानी मतलब लाइट में कमी, हवा में कमी, मतलब क्या कहते हैं लाइट में कमी, नॉइस पोल्यूशन, इस तरह से दोस्तों आपका हो सकता है। ठीक है, जो बेसिकली वे बाधाएं जो कि संप्रेषण को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करती हैं। ओके, अब संप्रेषण मान लेते हैं आपका हमारे बीच में संप्रेषण हो रहा है, अब मान लेते हैं यहाँ पर नेट ही नहीं चल रहा है, तो वो भी अपने आप में क्या है, संप्रेषण में एक बाधा है, जिसके कारण से जो संप्रेषण है वो आपका विकृत हो जा रहा है। तो शोर का अर्थ क्या है? शोर का मतलब केवल नॉइज नहीं है, इट इज दोज बैरियर which actually distort communication. Okay, this is the way that we can understand noise. Okay, so B option is right. Option number B is correct. अगला देखेंगे, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को किस स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपने की सिफारिश की गई? सो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो एनसीईआरटी को है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, स्थानीय, राज्य, अखिल भारतीय या फिर क्षेत्रीय। तो दोस्तों इसको अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार दोस्तों दिया गया। ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर दोस्तों जो एनसीईआरटी है इसको विद्यालय शिक्षा का भार सौंपने की सिफारिश की गई थी। इसको आधारभूत पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई। 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम भी दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया। आधारभूत पाठ्यक्रम वो होता है दोस्तों कि जो बेसिकली सबको इतना पाठ्यक्रम एक तरह से अपनाना चाहिए, इसको हम आधारभूत पाठ्यचर्या बोलते हैं या बेसिक करिकुलम दोस्तों इसको बोलते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, प्रशिक्षण परिषद है, इसको ऑल इंडिया लेवल पर विद्यालय शिक्षा का भार दोस्तों सौंपा गया था। अगला देखेंगे, संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट का दोस्तों कब पारित किया गया, यानी कि एनसीटीई एक्ट दोस्तों कब पारित किया गया? तो 1993, 1973, 1992 या फिर 1978। तो देखिए जो एनसीटीई एक्ट है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए 1993 पे दोस्तों आपका ये पारित किया गया था। ठीक है, 1993 में दोस्तों जो एनसीटीई एक्ट है दोस्तों इसको यहाँ पर पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि जो एनसीटीई है बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना वैसे तो दोस्तों 1973 में ही दोस्तों हो गई थी, लेकिन 1973 में बेसिकली ये आपका एनसीईआरटी के अंतर्गत जो अध्यापक शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत दोस्तों आया था। और ये दोस्तों की जो अध्यापक शिक्षा है, अध्यापक प्रशिक्षण है, उसके मामले में अध्यापक बेसिकली अध्यापक शिक्षा, उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके मामले में दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को सलाह दिया करता था। बेसिकली केंद्र सरकार को सलाह दिया करता था। बाद में दोस्तों फिर 1993 में एनसीटीई एक्ट बना। ठीक है, इसको और एक तरह से इसके अधिकार और बढ़ाए गए, क्योंकि जो 1986 की जो पॉलिसी आई थी 1986 और देन उसके बाद उसमें संशोधन 1992, तो उसमें दोस्तों यही बोला गया था कि जो एनसीटीई है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, इसको और अधिकार दोस्तों दिए जाएं। तो उसी पे फिर 1993 में एनसीटीई एक्ट दोस्तों बना और फिर उसके बाद 1995 में दोस्तों इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 1995 में, एंड देन इसको दोस्तों क्या बनाया गया, एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दोस्तों इसको दर्जा दिया गया। तो इसकी स्थापना 1973 में हुई। उसके बाद फिर 1993 में इसका दोस्तों एक्ट बना। ठीक है, और ये किसके हुआ, 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसमें भी संस्तुतियां की गई थी। बाद में फिर दोस्तों 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद आपका अस्तित्व आया। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सॉफ्टवेयर शिक्षा में डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? विच सॉफ्टवेयर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस इन एजुकेशन? ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रस्तुति सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपको डेटा का प्रबंध करना है, उसका विश्लेषण करना है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों शिक्षा में जो डेटा है वो कितना महत्वपूर्ण है। अब उस डेटा को दोस्तों आपने मैनेज करना है। बहुत सारा दोस्तों डेटा होता है, चाहे आप विद्यालय शिक्षा से लेकर देखें या विद्यालय में शिक्षकों की संख्या से संबंधित देखें। इसके अलावा दोस्तों जो स्कूल में छात्रों की संख्या है, शिक्षक छात्र अनुपात है या फिर बालिका की संख्या है,
बहुत दोस्तों चीज़ें होती हैं, तो उसको प्रबंधन और एनालाइज करने के लिए कौन सा जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है, तो डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये दोस्तों इसके लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किन की सिफारिशों के आधार पर किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्मुलेट की गई, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, केंद्र सलाहकार बोर्ड या फिर नरेंद्र देव समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम दोस्तों कोठारी आयोग के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जिनका नाम था डीएस कोठारी, दौलत राम कोठारी दोस्तों, डीएस कोठारी, ये दोस्तों बेसिकली आपके उस समय पर यूजीसी के दोस्तों अध्यक्ष थे। 1964 में इस आयोग का गठन हुआ, 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उन्होंने बोला कि इस समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। और उसके बाद दोस्तों फिर इनकी संस्तुतियों को दोस्तों फिर 1968 में बेसिकली प्रोग्रेस मिली और 1968 में ही जो पहली देश की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दोस्तों वो आपकी बन गई। तो 1968 में दोस्तों आपकी देश की पहली शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका निर्माण हुआ। तो इनकी संस्तुतियों के आधार पर ही जो 1966 में दोस्तों इनके द्वारा जो संस्तुति दी गई थी उसके आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी यहाँ पर बनी या लागू हुई। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न एंड आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और ये जो आपका मॉडल पेपर है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और आपको आगामी एग्जाम में जरूर मदद करेगा। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।